लेट्स डिस्कस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें सबसे पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड क्वाइट इजीली, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज मींस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। सो aldehydes can be oxidized easily, while oxidation of ketones is difficult। ये डिफिकल्ट बात है। इसके पीछे का कारण ये है कि कीटोन के ऑक्सीडेशन के वक्त कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए कीटोन के ऑक्सीडेशन के वक्त वी नीड टू अप्लाई ड्रास्टिक कंडीशंस। अब यहाँ पे देखिए हम कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन बी अल्कलाइन KMnO4, उसके बाद एसिडिफाइड KMnO4, उसके बाद K2Cr2O7 in dilute H2SO4, concentrated HNO3, etc. These are the potent oxidizing agents which can be used to bring about oxidation of aldehydes and ketones. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब देखिए एल्डिहाइड्स स्मूथली ऑक्सीडाइज होके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे। मान के चलो हमने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया, तो याद रखें एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स having same number of carbon atoms as that of aldehydes, यानी एल्डिहाइड में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से शो कर सकते हैं। एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RCHO। अगर मैं इसको K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4 यूज करके ऑक्सीडाइज कराता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, which in turn get added to the site leading to the formation of a carboxylic acid। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, जितने कार्बन हमारे एल्डिहाइड के पास थे उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व है, इसलिए ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। सो वी नीड टू अप्लाई ड्रास्टिक कंडीशंस। सो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कार्बन कार्बन bond get broken, thus drastic conditions are required to be maintained। इसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। अब देखो अलग अलग किस्म के कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने से हमें कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है, जैसे कि कंसीडर डाईइथिल कीटोन। सो डाईइथिल कीटोन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हमने ऑक्सीडाइज किया यूजिंग सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये सिंपल कीटोन है,
अब सिंपल कीटोन के ऑक्सीडेशन के वक्त आपको हमेशा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसके पास कम कार्बन एटम्स होंगे देन कीटोन। अब इसमें आपको समझना यह है कि सिंपल अगर कीटोन है तो किसी एक अल्किल ग्रुप के साथ आप कीटोनिक ग्रुप को रखें, यानी आपका एक जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसके पास 3 कार्बन है, यानी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी CH3 CH2COOH, जिसके पास कितने कार्बन आ गए? 3। अब दूसरा जो अल्किल ग्रुप है इसके पास बचे कितने? 2 कार्बन। सो यू विल हैव carboxylic acid having 2 carbon atoms on other hand, so you will have mixture of propionic acid and acetic acid when we try to oxidize what diethyl ketone। so इस प्रकार से सिंपल कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात होनी चाहिए। तो आपको समझ लेना है किसी एक अल्किल ग्रुप के साथ, क्योंकि दोनों तो सेम होंगे, इसलिए एक के साथ कीटोनिक ग्रुप को रखें और देखिए कितने कार्बन बनते, उतने कार्बन वाला एसिड आपको मिलेगा। और दूसरा जो अल्किल ग्रुप है उसमें जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ मिलेगा। तो बॉटम लाइन ये है, अब आप इन दोनों की बात अगर करें, इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है, लेकिन हमारे अकेले कीटोन के पास 5 कार्बन थे, यानी प्रोडक्ट के पास कम कार्बन होंगे। अब इसके बाद दूसरा पड़ाव हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, यानी मिक्स कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब देखिए जब अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन हो तो हमेशा पोपॉप्स रूल के हिसाब से ही होता है। सो ऑक्सीडेशन of mixed ketones, oxidation of mixed ketones takes place according to Popop's rule। Popop's rule, अब Popop's rule क्या कहता है? During oxidation of mixed ketones, smaller alkyl group remain attached to the carbonyl group। तो याद रखें, so during oxidation of mixed ketones, smaller alkyl group remain attached to the carbonyl group, ये चीज आप याद रखें। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कंसीडर दिस केस CH3CO CH2 CH2 CH3। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे यूजिंग सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज मिथिल एंड प्रोपिल कीटोन। अब ये कीटोनिक ग्रुप, इसको ये एक मिथिल और दूसरा एन प्रोपिल ग्रुप कनेक्टेड है, तो छोटा ये है, सो दिस विल रिमेन अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू पोपॉप्स रूल। अब इसके साथ दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा वो बड़े अल्किल ग्रुप के पास कितने कार्बन है? 3। सो वी कैन हैव carboxylic acid with 3 carbon atoms, that is CH3 CH2 COOH। so this is acetic acid and this is propionic acid, यानी इस कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो we can have mixture of acetic acid and propionic acid। अब बात करेंगे साइक्लिक कीटोन्स की। देखिए, so let's have oxidation of cyclic कीटोन्स। अब साइक्लिक कीटोन के ऑक्सीडेशन के वक्त क्या होता है? देखिए, दो साइक्लिक कीटोन्स के पास दो दो अल्फा कार्बन होते हैं और दोनों अल्फा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हो, यानी सेम सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स उसको कनेक्टेड हो, तो कोई भी एक प्रोडक्ट मिलेगा। और याद रखें, वी कैन हैव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज दैट इन साइक्लिक कीटोन। सो cyclic ketones having same type of
अल्फा कार्बन एटम्स oxidize to form dicarboxylic acids with same number of carbon atoms as that in cyclic ketone। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, कंसीडर साइक्लोहेक्सेनॉन। अब ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, इसको हम अल्फा डैश कहेंगे। दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। सो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां से ब्रेक करो या यहां से ब्रेक करो, आपको मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा। सो इस स्पेसिफिक केस में हमको मिलेगा एडिपिक एसिड। वी कैन हैव एडिपिक एसिड विच कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स, और हमारे साइक्लोहेक्सेनॉन के पास भी 6 कार्बन एटम ही है, याद रखें। अब इसके बाद अगर हमारे साइक्लिक कीटोन के पास 2 अल्फा कार्बन एटम्स है और दोनों का जो मिजाज है वो अलग है, यानी उनके पास हाइड्रोजन की संख्या अगर अलग अलग हो, तो याद रखना वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा जहां पे, यानी ऐसे अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा जिस अल्फा कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो, याद रखना। सो इफ अल्फा कार्बन एटम्स हैव different groups, then during oxidation bond between carbonyl and alpha carbon atom get broken from that side which has greater number of alpha hydrogen atoms। सो इसके तहत हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। कंसीडर दिस केस, दिस इज अल्फा मिथिल साइक्लोहेक्सेनॉन। अब ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 है। अब ऐसे केसेस में अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देन वी कैन हैव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बन की संख्या भी सेम ही होगी, लेकिन जो बॉन्ड टूटेगा वो यहां से टूटेगा, ना कि यहां से। ये चीज हमें याद रखना होगा। तो इट वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes and ketones। अब बेकमन्स रीअरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ the acid catalyzed conversion of ketoxines into n substituted amides। सो याद रखें, बेकमन्स रीअरेंजमेंट, बेकमन्स रीअरेंजमेंट consists of acid catalyzed conversion, acid catalyzed conversion of ketoxines into an substituted amides। अब इसमें जो एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं वो H2SO4, HCl या फिर H3PO4 हो सकते हैं। सो एसिड catalysts used are H2SO4 और HCl और H3PO4, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और जो लिविस एसिड्स यूज करेंगे
and Lewis acids used are, वो PCl5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है, उसके बाद बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड हो सकता है, उसके बाद दैट कैन बी एसिल क्लोराइड, SO3, BF3 एटसेट्रा, इनमें से कुछ भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, कंसीडर दिस वेराइटी, दिस इज ऑक्साइन ऑफ एसिटोफेनॉन, जिसको हम बोलेंगे एसिटोफेनॉक्साइन, एसिटोफेनॉक्साइन। अब इसको जब हम PCl5 के साथ ट्रीट करके हाइड्रोलिसिस एट्रीब्यूट करेंगे, तब हम लोगों को जो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट मिलेगा, that happens to be this is none other than acetanilide. So this is one of the famous examples of Beckmann rearrangement. So it was all about Beckmann's rearrangement.